हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई के पेपर को देखते हुए भारतीय संविधान की क्लास की शुरुआत किया गया है। मेरे साथियों, पिछले क्लास में राज्य क्या होता है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य और देश में क्या अंतर है, राज्य और प्रांत में क्या अंतर है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, संप्रभुता क्या होता है, सरकार क्या होता है, सरकार और राज्य में क्या अंतर है, सरकार के कितने अंग हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। मेरे साथियों, आज का जो चर्चा होने वाला है वह है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का परिभाषा। अर्थात इस क्लास में संविधान की परिभाषा पर चर्चा किया जाएगा। संविधान का अर्थ क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था या पॉलिटी क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। संविधान का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, अलिखित संविधान और लिखित संविधान क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। निर्मित संविधान और विकसित संविधान क्या होता है और किस देश का संविधान निर्मित संविधान है, किस देश का संविधान विकसित संविधान है, उस पर चर्चा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लचीला संविधान और कठोर संविधान किस देश का है, क्या भारत का संविधान लचीला संविधान है, क्या भारत का संविधान कठोर संविधान है, क्या भारत का संविधान निर्मित संविधान है, क्या भारत का संविधान विकसित संविधान है, क्या भारत का संविधान आपका लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज की क्लास में चर्चा किया जाएगा। तो सर्वप्रथम साथियों, आज की क्लास की शुरुआत संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा से करते हैं। मेरे साथियों, आप दरोगा जी बनने वाले हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि यह बताइए कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो सीधे एक लाइन बोलिएगा कि वह विधि या नियमों का समूह, ठीक है, विधियों या नियमों का समूह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। इतना जब बोल देंगे वो आपसे प्रश्न नहीं करेगा, पॉकेट से 500 का नोट निकालेगा और कहेगा सर ले लीजिए, बहुत आप अच्छा बताए हैं। इतना बता दिए तो आइए परिभाषा पहले लिखते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा आप पूरा हेडिंग बनाइएगा संविधान का परिभाषा और लिखिएगा संविधान। संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। थोड़ा सा लिखने में समय लगता है मेरे साथियों, तो आप YouTube के माध्यम से ही देखते हैं और YouTube में स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए
परिभाषा क्या है मेरे साथियों? संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। यह हुआ संविधान का परिभाषा। तो आज का जो विषय है और पहला हमारा जो विषय है संविधान का परिभाषा, उस पर चर्चा कर लिए। दूसरा है आज का विषय में संविधान का अर्थ, इस पे आते हैं। मेरे साथियों, संविधान का अर्थ क्या होगा? यदि संविधान का विश्लेषण करते हैं तो सम प्लस विधान। सम का अर्थ निकलता है समान और विधान का अर्थ निकलता है विधि और नियम। विधि जो होता है यह सबको बाध्यकारी होता है, सबको मानना जरूरी है, जबकि नियम सबके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए बाध्यकारी होता है, कुछ लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। या सीधे आप कह सकते हैं कि विधि सब पे बाध्यकारी है जबकि नियम सब पे बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें कि देश का सर्वोच्च कानून या विधि को कौन है और ऑप्शन में रहे संविधान, तो आप सीधे ट्रिक करिएगा कि संविधान हमारा सही जवाब है, क्योंकि भारत देश का सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नहीं आपका आईपीसी सीआरपीसी है, वास्तव में इसका नाम तो बदल गया है, लेकिन जानते रहिएगा आईपीसी नहीं है, सीआरपीसी नहीं है, हमारा क्या है? संविधान। ठीक है, संसद के कानून भी संविधान से बड़े नहीं होंगे, न्यायालय के निर्णय भी संविधान से बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, संविधान देश का सर्वोच्च विधि है। तो आइए लिखते हैं। पहले हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग से एक फ़ायदा यह होता है कि काफ़ी सुंदर बनती है। जो आप कापी बनाएंगे फेयर, वह सुंदर बनेगा। संविधान का अर्थ। ठीक है, यह हमारा क्या है? हेडिंग है, संविधान का अर्थ। और लिखते हैं इसमें संविधान का शाब्दिक विश्लेषण करने पर शाब्दिक विश्लेषण करने पर संविधान का सही अर्थ का पता चलता है जो निम्न है। एकदम विस्तृत पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से। यदि आप संविधान नहीं पढ़े हैं तो आपकी रुचि जगा देंगे। ठीक है, तो संविधान का यदि आप शाब्दिक विश्लेषण करते हैं तो संविधान का जो सही अर्थ है उसका पता चलता है। तो आइए हम संविधान का विश्लेषण करते हैं। पहले लिख लेते हैं संविधान और इसका विश्लेषण करें तो यह दो भागों में टूटेगा, सम प्लस विधान। सम का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है समान। इसका अर्थ क्या होता है? समान। और विधान का दो अर्थ निकलता है। एक तो निकलता है नियम और दूसरा निकलता है कानून। जो नियम है मेरे साथियों, यह बाध्यकारी नहीं है। यह जो है यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। इसको मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं तो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कानून बाध्यकारी है, यह सब पे बाध्यकारी है, इसको मानना जरूरी है।
यदि कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है, जबकि नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो एक परिभाषा यहां से भी निकल सकता है कि संविधान नियमों और कानूनों का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, संविधान नियम और कानून का ऐसा संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। देखिएगा, सुनिएगा, संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर कैसा समान रूप से लागू होता है, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, लेकिन जगह नहीं है इसलिए इसे मिटा दे रहे हैं, तब लिख रहे हैं। लिखिएगा, इस प्रकार, पॉइंट बना लीजिएगा, इस प्रकार संविधान इस प्रकार संविधान विधियों एवं नियमों का संग्रह है, जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। ठीक है, अभी हम संविधान का अर्थ देखे हैं और यह देखे हैं कि संविधान का शाब्दिक विश्लेषण यदि करते हैं तो संविधान दो खंडों में बढ़ता है, और सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ दो निकलता है, नियम या विधि। जो नियम है यह बाध्यकारी नहीं है, जबकि कानून सबके लिए बाध्यकारी है। वहाँ से एक संविधान का परिभाषा निकलता है कि संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। उसे हम क्या कहते हैं मेरे साथियों, उसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान देश का सर्वोच्च विधि है, यही प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा गया है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अतः संविधान देश का सर्वोच्च विधि है, देश का सर्वोच्च विधि है। कोई आपसे पूछे कि देश का सर्वोच्च विधि कौन सा है और ऑप्शन में दे दे संविधान, संसद के कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, तो आप क्या ट्रिक करेंगे, आप ट्रिक करेंगे संविधान। ये ध्यान में रखिएगा, आईपीसी का नाम बदल के अब एनएसए हो गया है, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। अतः संविधान देश का क्या है, सर्वोच्च विधि है। यह पॉइंट ध्यान में आपको रखना है, कुछ रखना नहीं है। संविधान की परिभाषा से प्रश्न नहीं बनेगा, हो सकता है कि कोई पूछ दे तो बता सकते हैं, तो बताने के लिए क्या याद करेंगे, लेकिन आपको यह पॉइंट जरूर याद होना चाहिए, संविधान देश का सर्वोच्च विधि है, इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट के लिए जगह चाहिए। मेरे साथियों, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है, इस पे चर्चा कर चुके हैं। अब आज का विषय में
जो तीसरा पॉइंट है राज व्यवस्था या पॉलिटी, इस पे चर्चा करना है। पहले हेडिंग बना लेते हैं, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था या इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिटी। ठीक है, हम पढ़ते क्या हैं, राज व्यवस्था और पॉलिटी। ठीक है, राज व्यवस्था और पॉलिटी। अब देखिए मेरे साथियों, भारतीय संविधान के साथ साथ, ठीक है, हम राज व्यवस्था को भी पढ़ते हैं। राज व्यवस्था जो होता है, वर्तमान में जब 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी संविधान में संशोधन हुआ है, निर्णय लिया गया है, और वह जितना भी निर्णय संविधान में मेंशन किया गया है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। संविधान जो मूल प्रतिलिपि है, ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें आपके 8 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, वह मूल प्रतिलिपि है, वह संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि संविधान में जितना संशोधन करके जोड़ा गया है, या तो संसद संशोधन करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा तो उसमें जोड़ा जाएगा। तो यह जितने तत्व बाद में जोड़े गए हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं या पॉलिटी कहते हैं। तो ध्यान से लिख लेते हैं, इस परिभाषा को फिर समझेंगे। ठीक है, इसको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि राज व्यवस्था समझ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम संविधान के साथ साथ राज व्यवस्था को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, लिखिएगा, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। तो लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन है। तो राज व्यवस्था क्या है, संविधान का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन है। जब संविधान को व्यवहार में, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, लागू किया जाता है, लागू किया जाता है, तो जो विषय और मुद्दे, उभर कर सामने आते हैं, उन्हें ही समग्र रूप से राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था, या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिटी कहते हैं। अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण दूंगा, और ऐसा उदाहरण दूंगा कि यह जिंदगी में आपको कभी भूलेगा नहीं। आइए उदाहरण देखिएगा। यह क्या है, मेरे हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है। अब आइए, यह परिभाषा को पढ़ते जाऊंगा
और इस मोबाइल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। क्या है? अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। देखिएगा, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है। मतलब संविधान एक मोबाइल है, ठीक है, यह संविधान एक मोबाइल है और राज्य व्यवस्था एक एप्लीकेशन है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल जैसे ही ऑन करते हैं उसमें यूट्यूब आ जाता है, प्ले स्टोर आ जाता है, उसमें आपको सॉन्ग सुनने के लिए आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, उसमें फाइल मैनेजर आ जाता है, अनेक प्रकार के एप्लीकेशन आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो यह पहला लाइन लेटर को देखिएगा, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है। तो संविधान का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है। मतलब जो अंदर मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है वह क्या है? राज्य व्यवस्था। मोबाइल जो है वह क्या है? संविधान है। मोबाइल के जो अंदर जितने एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हैं वह हैं आपके राज्य व्यवस्था, और यह जो मोबाइल है यह क्या है? संविधान है। ठीक है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जब इस मोबाइल को आप लॉन्च करते हैं, कंपनी इसको लॉन्च करती है, तो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। तो मेरे साथियों, इस मोबाइल को जैसे ही लॉन्च करेंगे तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए। जैसे मान लीजिए कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ और गए उसको खरीदने, खरीद कर ले आए और देख रहे हैं कि उसका बैटरी चल ही नहीं रहा है। उसका जैसे ही कैमरा आप ऑन करके फ़ोटो खींचने लगे ऐसे करके, तो देख रहे हैं कि कैमरा जो उसका है, कैमरा उसका सही वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है, कैमरा का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लिए हैं 4K वीडियो चलाने के लिए, वह नहीं चल पा रहा है। हो सकता है कि आप रील बनाने के लिए आप मोबाइल लिए हैं, तब भी नहीं मोबाइल चल रहा है, हीट हो जा रहा है। तो ऐसे कई सारे दिक्कत आ सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ से आएगा? इस मोबाइल के अंदर से आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि इस मोबाइल को लॉन्च किया गया है, संविधान को लॉन्च किया गया, तो बहुत सारे विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए और उन्हें ही समग्र रूप से देखिएगा, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं और उन्हें ही समग्र रूप से क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। मेरे साथियों, मैं बताया क्या हूँ, यह मोबाइल एक संविधान है, इसके अंदर जितने एप्लीकेशन हैं वह राज्य व्यवस्था हैं। जब इस मोबाइल को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, जब व्यवहार में संविधान को लागू किया गया था, तो लागू किया गया था, इस मोबाइल को लॉन्च किया जाएगा। जब लॉन्च किया जाएगा तो संविधान को जब लागू किया गया तो बहुत सारे विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए और उन्हीं विषय और मुद्दे को आज वर्तमान में हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो इस मोबाइल के माध्यम से समझिए ना, यह मोबाइल क्या है? संविधान है। इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है राज्य व्यवस्था है। और मेरे साथियों, जैसे इस मोबाइल को लॉन्च किया गया, इस एप्लीकेशन से संबंधित जितने भी विषय और मुद्दे थे, एप्लीकेशन से क्या दिक्कत हो सकता है? हो सकता है कि आप यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब चल ही नहीं रहा हो। आप हो सकता है कि इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा है। आप हो सकता है कि फेसबुक चलाना चाहते हैं और मोबाइल में फेसबुक चल ही नहीं रहा है। अनेक प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। तो वैसी जितने भी दिक्कतें हैं, मुद्दे हैं, उन्हीं सभी मुद्दों को जब हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, यह सबसे एथेंटिक बुक मांगी जाती है संविधान के लिए। और इसमें देखिए, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यह संविधान है। इस पे लिखा है भारत की राज्य व्यवस्था।
लिखा है कि नहीं लिखा है? तो भारत की राज व्यवस्था में मेरे साथियों संविधान भी आ जाएगा और जो उसके विषय और मुद्दे हैं वह भी आ जाएंगे, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस है कि जब व्यवहार में संविधान को लागू किया गया और उसके बाद जो भी विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए, उन्हीं विषय और मुद्दे को जब समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो राज व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं मेरे साथियों, ठीक है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो इतना मैं मिटा देता हूं, या अभी जगह है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व हैं, ठीक है। तो राज व्यवस्था के कुछ निम्नलिखित तत्व हैं, पहले देख लेते हैं। लिख लें पहले लेटर, इसके बाद समझा दे रहा हूं। संसद के कानून, दूसरा है न्यायालय के निर्णय, और तीसरा मेरे साथियों विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, ठीक है। अब आइए एक बार और समझते हैं मेरे साथियों, राज व्यवस्था क्या है। तो राज व्यवस्था संविधान का एक अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है, ठीक है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया गया, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और जब लागू किया गया तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए, ठीक है, उन्हें ही समग्र रूप से राज व्यवस्था कहते हैं। तो मेरे साथियों हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना, ठीक है। और उसमें लगभग कहा जाता है कि 389 सदस्य थे संविधान सभा में। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो 299 सदस्य बचे। तो कुल मिला के 299 सदस्य हमारे संविधान को बनाए। और संविधान में हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं, हो सकता है मेरे भाई। और जैसे ही हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिए पूरे देश में, तो वह गलती भी लागू हो गया। तो वह गलती जैसे ही लागू हुआ, वर्तमान समय में यदि वह गलती जो पहले बन गया है, यदि वह गलती लोगों के मध्य रहते हुए और नकारात्मकता फैलाए, तो उस गलती को हटाने के लिए कुछ तो किया जाएगा। कुछ करने के लिए क्या करेंगे? हम उस संविधान में संशोधन करेंगे, उसको हटा सकते हैं, उसको निकाला जा सकता है, उस कानून को समाप्त किया जा सकता है, उस कानून की जगह दूसरे कानून को जोड़ा जा सकता है। यह सभी कार्य कौन करेगा? यह सभी कार्य करने का अधिकार जो होता है संसद को होता है, न्यायपालिका को होता है। जैसे यदि मौलिक अधिकार, आप 13 अनुच्छेद पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से। जब 13 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई विधि करता है, कोई कानून करता है, ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति के कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन की मात्रा तक वह विधि शून्य हो जाएगा।
ठीक है। जैसे आपको सोने का अधिकार है और कानून में पहले लिख दिया गया है कि नहीं, सबको 20 घंटे जागना है और काम करना है, तो भाई सबकी स्वतंत्रता है, मैं क्यों 20 घंटा काम करूं, मैं 20 घंटा सोऊंगा और 4 घंटा जगूंगा, यह आपकी स्वतंत्रता है। तो सोने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। प्रेम विवाह करने का अधिकार है। तो आपका उम्र 21 वर्ष का हो गया है, ठीक है, और बच्ची का जो आपकी नायिका हैं उनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, तो आप शादी कर सकते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यही फार्मूला लग जाएगा। यह अधिकार है, ठीक है। तो मेरे साथियों, जो आपका कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उस उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित किया जा सकता है। और इसे करने का अधिकार किसे है? संसद को है, न्यायपालिका को है, ठीक है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, हाई कोर्ट को दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो वह कार्य करती हैं और उनसे भी विभिन्न प्रकार के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। तो उन संस्थाओं को भी पढ़ेंगे, वहाँ उन संस्थाओं से भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं। इसको मिटा देते हैं। आइए अब आते हैं संस्थाएं पे। चौथा आज का विषय, पहले हेडिंग बना लेते हैं, संस्थाएं। संस्थाएं, ठीक है मेरे साथियों। संस्थाएं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है संस्थाओं को। तो हम भी बांट लेते हैं। पहली जो संस्था है वह है संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। और दूसरा है आपका असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था। और तीसरा है मेरे साथियों गैर संवैधानिक संस्था। यहां से प्रश्न आ सकता है, तो इसे ध्यान से आप पढ़िए। गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है। ये 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था क्या होता है? आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। तो मेरे साथियों, संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। उसे कौन सी संस्था कहते हैं? संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो आइए पहले इसको लिखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा एक अलग से, संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था, और लिखिएगा वे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। तो संवैधानिक संस्था कैसी संस्था है? वे संस्था जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि संवैधानिक संस्था कोई पूछ दे कि संवैधानिक संस्था क्या होता है, तो आप सीधे बता दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद में यदि वह संस्था है तो वैसी संस्था संवैधानिक संस्था कहलाती है। तो लिख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संस्था है कि जो संवैधानिक संस्था है। तो मेरे साथियों, पहला है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में क्या है आप सोच के रखिएगा। अनुच्छेद 124, इसमें क्या है आप सोच के रखिएगा। अनुच्छेद 148, इसमें क्या है आप सोचिए।
अनुच्छेद 165 इसमें क्या है आप सोचिए। अनुच्छेद 280 मेरे साथियों इसमें क्या है आप सोच के रखे रहिए। अनुच्छेद 315 इसमें कौन सी संस्था है आप सोचिए। अनुच्छेद 324 आप सोच के रखिए रहिएगा। अनुच्छेद 338 आप सोचिएगा कि कौन सी संस्था है। अनुच्छेद 338A, अनुच्छेद 340 कोई आपका छूटा रह गया होगा तो ध्यान देकर आप ऐड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों अनुच्छेद 76 में क्या है, तो आप यदि जहां से पढ़ रहे हो देख रहे हो और बताए हो कि महान्यायवादी है तो आप बिल्कुल सही बताए हैं। इसमें क्या है महान्यायवादी। ठीक है, और जो महान्यायवादी होता है यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी का पद जो है मेरे साथियों यह इंग्लैंड से लिया गया है। और सरकार पे यदि आप केस करते हैं तो सरकार का मुकदमा जो लड़ता है महान्यायवादी लड़ता है। सरकार को कानूनी मामले में सलाह कौन देता है महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है निश्चित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अनुच्छेद 124 में क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 148 में क्या है, तो नियंत्रक CAG कैग है। ठीक है, क्या है CAG कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 148 के तहत है। अनुच्छेद 165 में क्या है मेरे साथियों, तो इसमें है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जबकि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 280 में क्या है वित्त आयोग है, वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग। आपका 315 में क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग, या इसे आप UPSC भी कह सकते हैं, UPSC। अनुच्छेद 324 में क्या है भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 में क्या है, तो इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338A में क्या है, तो इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ST जनजाति आयोग, आयोग। और 340 में क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मेरे साथियों यह संवैधानिक संस्था का कुछ उदाहरण है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, वैसी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के, ठीक है, संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, वैसी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, वैसी सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्था कहलाएंगी। जैसे
अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 338 आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यह सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, वे सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? संवैधानिक संस्था कहलाएंगी। चलिए अब आते हैं दूसरी संस्था पे। दूसरी संस्था है असंवैधानिक संस्था। इसको लिखते हैं असंवैधानिक संस्था। पहले हेडिंग बना लीजिएगा, असंवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था, इसका थोड़ा सा लिख लीजिए कि असंवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। ऐसी संस्था जो संविधान के विरुद्ध है, जो संविधान विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या संविधान विरुद्ध है। तो असंवैधानिक संस्था किसे कहेंगे? वैसी संस्था जो संविधान विरुद्ध हैं, वे सभी संस्थाएं असंवैधानिक संस्था कहलाता है। और इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो विरुद्ध का मतलब क्या होगा? मतलब जो संविधान कहता नहीं है कि वैसी संस्थाओं का निर्माण करिए, वैसी संस्था का यदि आप निर्माण करते हैं तो उसे असंवैधानिक संस्था कहेंगे। जैसे आतंकवादी सभी संगठन क्या हो जाएंगे? असंवैधानिक संस्था हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि आप आतंकवादी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? लिखिएगा, बब्बर खालसा यह एक आतंकवादी संगठन है। फिर ISIS, यह ध्यान रखिएगा, यह क्या है? आतंकवादी संगठन है। और तीसरा लिख लीजिएगा, सभी आतंकवादी संगठन, सभी आतंकवादी संगठन। ठीक है, यह ध्यान में आप रखिएगा। असंवैधानिक संस्था किसे कहते हैं? वैसी संस्था जो संविधान के विरुद्ध हैं, उसे असंवैधानिक संस्था कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बब्बर खालसा, ISIS, यह एक आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है। और सभी आतंकवादी संगठन, जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं, यह सभी क्या होते हैं? असंवैधानिक संस्था होता है। इसे कभी भी संविधान, किसी देश का भी संविधान यह नहीं कह सकता है कि आप आतंकवादी संगठन का निर्माण करिए। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट संस्था पे। और नेक्स्ट संस्था है मेरे साथियों गैर संवैधानिक संस्था। पहले हेडिंग बना लेते हैं, तब लिखते हैं इसको, गैर संवैधानिक संस्था को। गैर संवैधानिक संस्था, यहां से प्रश्न बनता है गैर संवैधानिक संस्था से। गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, तो इसको पहले लिख लेते हैं कि कौन सी संस्था गैर संवैधानिक संस्था कहलाएगी। तो लिखिएगा, वे संस्था जिसका उल्लेख्य
संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, नहीं है, लेकिन वे संविधान के, लेकिन वे संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं, पूरा करती हैं। तो वे संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद या कहीं पे भी नहीं है, लेकिन वे संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं, उन्हें कौन सी संस्था कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, यह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है, महिला आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तीसरा देख लीजिएगा, नीति आयोग, यह कैसी संस्था है? तो आपका गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, यह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट देख सकते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यह कैसी संस्था है? तो यह गैर संवैधानिक संस्था है। और भी देख लीजिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। एक और देख लीजिए, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, यह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। तो मेरे साथियों, यह कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो कोई पूछे कि यह बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना मांगने का अधिकार, कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। पर्यावरण के लिए भी एक कानून बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जबकि कोई बोले आपसे कि सुप्रीम कोर्ट कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है। जबकि इनका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलता है, लेकिन यह संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं, इसलिए इन्हें हम कौन सी संस्था कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। मेरे साथियों, गैर संवैधानिक संस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कुछ पॉइंट इतना मैं मिटा देता हूं, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर इसके भेदों को पढ़ते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे साथियों, गैर संवैधानिक संस्था को 3 भागों में बांटा गया है, यह ध्यान में रखिएगा। गैर संवैधानिक संस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला संविधिक या विधिक या कानूनी, यह ध्यान रखिएगा, यह पहला भाग है। दूसरा
दूसरा है कार्यकारी संस्था, कार्यकारी संस्था, कार्यकारी संस्था। और तीसरा है मेरे साथियों अन्य, या अदर कर सकते हैं, अन्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यदि आपको एग्जामिनर टेस्ट लेना चाहे तो यहाँ से प्रश्न बनाता है। गैर संवैधानिक तो हम देखे हैं, ठीक है, लेकिन गैर संवैधानिक के अंदर 3 भेद हैं। एक सांविधिक या विधिक या कानूनी, कार्यकारी संस्था या अन्य होते हैं, ठीक है। यह कुछ है नहीं, उन्हीं उदाहरणों में से, या कुछ यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। उस अंतरों को देख लेते हैं। सांविधिक, विधिक या कानूनी, यह कैसी संस्था होती है? तो लिखिएगा, पहले इसको लिखते हैं, यह संसद के कानून की, यह संसद के कानून की देन है। तो इतना बस आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि यह संसद के कानून, मतलब जो भी संसद कानून बनाता है उसे हम सांविधिक संस्था, विधिक संस्था या कानूनी संस्था कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संस्था सांविधिक, विधिक या कानूनी संस्था होगा, कौन सी संस्था कार्यकारी संस्था होगा। पहले हम सांविधिक, विधिक या कानूनी संस्था को देख लेते हैं। तो इसमें पहला होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह गैर संवैधानिक संस्था है, और गैर संवैधानिक में कौन सा संस्था है? सांविधिक या कानूनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको आरटीआई बोलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, इसको सीबीसी बोलते हैं। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो इतना रहने दीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, यह जितने भी आयोग है, जितनी भी संस्थाएं हैं, इसका निर्माण कौन करवाया है? संसद करवाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्माण किसने करवाया है? संसद की है। राष्ट्रीय महिला आयोग संस्था का निर्माण किसने किया है? संसद किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किसने किया है? संसद किया है। केंद्रीय सूचना आयोग का निर्माण किसने किया है? संसद ने किया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का निर्माण किसने किया है? संसद ने किया है। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, इसका निर्माण किसने किया है? तो मेरे साथियों, इसका भी निर्माण संसद ने किया है। तो जिस आयोग का निर्माण संसद की हो, वह सभी संस्थाएं सांविधिक, विधिक या कानूनी संस्था कहलाएगी। यह ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कार्यकारी संस्था पे, लेकिन इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी संस्था पे।
दूसरी संस्था है हमारी कार्यकारी संस्था। इसको लिख लेते हैं कि कौन सी संस्था कार्यकारी संस्था होगा। तो पहले लिख लीजिएगा, वह संस्था जिसका निर्माण वह संस्था जिसका निर्माण कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से होते हैं। ठीक है। वह संस्था जिसका निर्माण कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से होते हैं। ठीक है, वे सभी संस्थाएं क्या होंगी? कार्यकारी संस्था होंगी। जिसका निर्माण मेरे साथियों, इस पॉइंट को बस ध्यान रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे। कार्यपालिका या कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेश से कोई भी संस्था का निर्माण होता है तो उस संस्था को हम कौन सी संस्था कहते हैं? कार्यकारी संस्था कहते हैं। और इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण होगा नीति आयोग। नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है और नीति आयोग को हम योजना आयोग के नाम से भी जानते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? नीति आयोग। और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद। यह कैसी संस्था है? तो मेरे साथियों, यह कार्यकारी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद यह कैसी संस्था है? कार्यकारी आपका संस्था है। तो यह ध्यान में रखिएगा आप। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरी आपकी जो अदर है, जो अन्य है, यह याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ है नहीं मेरे साथियों, बस इसमें जान लीजिएगा। जो अन्य का मतलब है छात्र। जो छात्र संघ एक संस्था का निर्माण करते हैं, जो छोटे स्तर पे संस्था बनता है, उसे हम अन्य में रखते हैं। तो यह तो हुआ संस्था। अब आते हैं हम संविधान का वर्गीकरण। यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यदि यह संविधान का वर्गीकरण में देखेंगे, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान। यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि किस देश का संविधान लिखित है, किस देश का संविधान अलिखित है, किस देश का संविधान निर्मित संविधान है, किस देश का संविधान विकसित संविधान है, किस देश का संविधान लचीला है और किस देश का संविधान कठोर है। तो इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप दरोगा बाबू बनने वाले हैं। ठीक है, तो भागना तो नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि संविधान है, संविधान जानना जरूरी है। कोई एग्ज़ाम में के लिए जानिए या ना जानिए, यूपीएसआई के लिए जानना पड़ेगा। तो हम हेडिंग बनाते हैं, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, यह 3 भागों में बांट देते हैं। इसको भी संविधान का वर्गीकरण कर देते हैं। पहला, लिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान और लिखित संविधान। और दूसरा हो जाएगा निर्मित संविधान। निर्मित संविधान और विकसित संविधान। विकसित संविधान। तीसरा इसका वर्गीकरण में हो जाएगा लचीला संविधान।
लचीला संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान, कठोर संविधान। साथियों थोड़ा सा फैन जो है वो बंद करके पढ़ाना पड़ता है, तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नौकरी की बात है, वर्दी की बात है, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान पे चर्चा करते हैं। तो पहले हम जिस पॉइंट पे चर्चा करेंगे वह है लिखित संविधान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिखित संविधान, लिखित संविधान। अब इस पे चर्चा करेंगे। यदि कोई आपसे पूछे कि लिखित संविधान क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि वैसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे होते हैं उसे लिखित संविधान कहेंगे, कह सकते हैं। इसका उदाहरण किस देश को मानेंगे? पहला अपना भारत और दूसरा यूएसए। इसका सटीक जो उदाहरण है, यह दो देशों को आप ले सकते हैं, पहला यूएसए और दूसरा भारत। तो लिखिएगा लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान ऐसा संविधान है, ऐसा संविधान है, ऐसा संविधान है जिसका अधिकांश प्रावधान, जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में मौजूद हों, उसे हम कौन सा संविधान कहेंगे? लिखित संविधान कहेंगे। लिखित संविधान ऐसा संविधान है जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में मौजूद होता है, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका उदाहरण हो जाएगा यूएसए और हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा लिखित संविधान का? यूएसए और इंडिया। अब आते हैं अलिखित संविधान पे। पहले हेडिंग बना लेते हैं, हेडिंग अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया? हेडिंग हो गया। अलिखित संविधान किसे कहेंगे? तो आप झट देने बताएंगे कि सर अलिखित संविधान ऐसा संविधान होगा जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद होता है, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं, ठीक है। तो जो अलिखित संविधान होता है वहाँ पे कुछ ही ऐसे प्रावधान होते हैं, कुछ ही ऐसे विधि नियम होते हैं जो लिखित रूप में मौजूद होते हैं, कुछ ही विधि। इसके अतिरिक्त शेष विधि जो होता है वह परंपरा पे आधारित होता है, इतिहास पे आधारित होता है, अभिसमय के रूप में आधारित होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान आपका कुछ ही अंश लिखा गया है कानून में, शेष जो आपका कह सकते हैं कि आप 100% में से आपका 25% ही लिखा गया है, जबकि 75% परंपरा, आपका इतिहास, आपका अभिसमय के रूप में विकसित हुआ है। और उस देश का संविधान क्या होगा? अलिखित संविधान होगा। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान ऐसा संविधान है, ऐसा संविधान है, ऐसा संविधान है
जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद हो। ठीक है, वैसा संविधान क्या कहलाएगा? अलिखित संविधान कहलाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण किस देश का है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान का उदाहरण है? अलिखित संविधान का उदाहरण है। जबकि यूएसए और इंडिया का संविधान कैसा संविधान है? यह लिखित संविधान का उदाहरण है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं। लिखित संविधान कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान ऐसा संविधान है जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में मौजूद होते हैं, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे यूएसए का संविधान और इंडिया का संविधान। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान ऐसा संविधान है जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद होते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो यह तो हो गया आपका पहला वर्गीकरण का, यह कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा है निर्मित संविधान और विकसित संविधान। यह समझना आप लोग के लिए जरूरी है कि किस देश का संविधान निर्मित संविधान है और किस देश का संविधान विकसित संविधान है। तो हम पहले समझेंगे निर्मित संविधान। ठीक है, तो मेरे साथियों निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया गया हो और एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसा संविधान निर्मित संविधान कहलाता है। ठीक है, एक बार ध्यान से और सुनिएगा। निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, एक निश्चित समय में किया गया हो और निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसा संविधान निर्मित संविधान कहलाता है। तो पहले लिख लेते हैं, तब समझते हैं कि इसका निर्मित संविधान का उदाहरण किस देश का संविधान हो सकता है। तो पहले लिखिएगा निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है, निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है, ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया गया हो तथा एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो
किया गया हो। तो निर्मित संविधान कैसा संविधान होता है? तो निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, एक निश्चित समय में किया गया हो और एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो। और इसका उदाहरण देख लीजिएगा, इसका उदाहरण है यूएसए और इंडिया। इसका उदाहरण क्या होगा? यूएसए होगा और इंडिया होगा। अब देखिए यूएसए क्यों होगा? यूएसए मेरे साथियों यह निर्मित संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। और निर्मित कब हुआ था? 1787 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? यह लागू हुआ 1789 में। वैसे ही इंडिया का संविधान भी आपका निर्मित हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो निर्मित और लागू, ठीक है। तो निर्मित संविधान किस देश का संविधान है? यूएसए और इंडिया का, क्योंकि यह एक निश्चित समय में बना था, एक निश्चय तिथि को लागू किया गया था और इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट विकसित संविधान पे। विकसित संविधान किसे कहेंगे? तो लिख लीजिएगा, विकसित संविधान। तो मेरे साथियों विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह परंपरा, इतिहास और अभिसमय के रूप में विकसित होता है। उसे विकसित संविधान कहते हैं। और इसका आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। किस देश का संविधान? ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? एक विकसित संविधान है। तो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, लेटर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा विकसित संविधान, ऐसा संविधान होता है, विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं, किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बल्कि परंपरा, इतिहास और अभिसमय के रूप में, विकसित हुआ हो, ठीक है। और इसका आदर्श उदाहरण क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का संविधान। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे उदाहरण में, ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? तो विकसित संविधान का उदाहरण है। तो आइए एक बार रिपीट कर देता हूँ,
निर्मित संविधान क्या होता है? तो निर्मित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, एक निश्चय समय में किया गया हो, एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसे संविधान को निर्मित संविधान कहेंगे। जैसे में यूएसए और इंडिया का संविधान एक निर्मित संविधान है। यूएसए का संविधान इसका निर्मित हुआ था 1787 को और लागू कब हुआ? 1789 में लागू हुआ। जबकि इंडिया का संविधान निर्मित हुआ था 26 जनवरी 1949 को, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए निर्मित संविधान का आदर्श उदाहरण आपका यूएसए हो जाता है और इंडिया हो जाता है। जबकि विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया हो, बल्कि यह परंपरा, इतिहास और अभिसमय के रूप में विकसित हुआ हो, उसे विकसित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है यह विकसित संविधान का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपके वर्गीकरण पे। अब चलते हैं लचीला संविधान और कठोर संविधान पे। ठीक है, यह हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, लचीला संविधान और विकसित संविधान। तो लिखते हैं, पहले हम लचीला संविधान को देखते हैं। लचीला संविधान को तो हेडिंग बना लीजिएगा, लचीला संविधान। लचीला संविधान मेरे साथियों, लचीला संविधान का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। अभी देखेंगे क्यों ब्रिटेन का संविधान है। क्यों है, देखिए क्यों है। एक होता है साधारण कानून और एक होता है संविधान संशोधन कानून, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, लचीला संविधान आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन का। क्यों है? साधारण कानून और संविधान संशोधन प्रक्रिया। मेरे साथियों, जिस देश में दोनों में, अभी समझा रहे हैं, पहले कुछ पॉइंट लिख ले। समान प्रक्रिया से पारित। अब आइए समझा दे रहे हैं इसको। मेरे साथियों, लचीला संविधान आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन इसका। क्यों है? साधारण कानून। मेरे साथियों, जो साधारण कानून है वह साधारण प्रक्रिया से पारित होना चाहिए, अर्थात साधारण कानून के लिए साधारण बहुमत का होना जरूरी है। जबकि संविधान संशोधन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए भारी भरकम वोट की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस देश में दोनों प्रक्रिया समान प्रक्रिया से पारित होता है, दोनों कानून समान प्रक्रिया से पारित होता है, उस देश का संविधान लचीला संविधान कहलाता है। एक बार समझ लीजिएगा, लचीला संविधान का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। क्यों है? क्योंकि साधारण कानून के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जबकि संविधान संशोधन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए भारी भरकम वोट की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन जिस देश में दोनों कानून समान प्रक्रिया से पारित हो जाते हैं, उस देश का कानून लचीला कानून कहलाता है, लचीला संविधान कहलाता है। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट, उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाओं में जहां अंतर नहीं पाया जाता है
जाता है, उस देश का कानून लचीला होता है, लचीला होता है। ठीक है, अब आते हैं कठोर संविधान पे। तो हेडिंग बना लेते हैं कठोर संविधान, इसको मिटा देते हैं। और हेडिंग बनाइएगा कठोर संविधान, कठोर संविधान। और इसका साथियों कठोर संविधान का जो आदर्श उदाहरण है, ठीक है, इसका जो आदर्श उदाहरण है वह है आपका यूएसए का संविधान। यूएसए का जो संविधान है वह कठोर संविधान के गिनती में आता है। क्यों आता है, आइए देखते हैं। साधारण कानून और एक होता है संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। यह जो साधारण कानून के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जबकि संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए भारी भरकम वोट चाहिए। लगभग आपके 100% में से 70 से 75% यदि वोट नहीं मिलता है तब तक यह संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए संविधान संशोधन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, और जिस देश में यह दोनों प्रक्रिया अलग अलग हो, साधारण कानून बनाने के लिए एक अलग प्रक्रिया हो और संविधान संशोधन करने के लिए एक अलग प्रक्रिया हो, उस देश का संविधान कठोर संविधान कहलाता है। और इसका आदर्श उदाहरण कौन सा देश हो जाएगा, यूएसए। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक ऐसे लिख लीजिएगा, अलग अलग लिख लीजिएगा, दोनों अलग अलग प्रक्रिया से पारित, अलग अलग प्रक्रिया से पारित एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें, उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाओं में जहां अंतर पाया जाता है, उस देश का संविधान कठोर संविधान होता है, कठोर संविधान होता है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है, कठोर संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, तो लचीला संविधान का उदाहरण है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है, तो वह देखिएगा। भारत का संविधान मेरे साथियों जहां पे लचीला संविधान हो, लचीला संविधान और कठोर संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान, दोनों को यदि आप मिला देते हैं, दोनों को मिलाने पर लचीला संविधान और कठोर संविधान को मिलाने पर भारत का संविधान बन जाता है। किसका संविधान बन जाता है, भारत का
संविधान बन जाता है। तो भारत का संविधान न ही कठोर है और न ही लचीला है, भारत का संविधान बन जाता है, बन जाता है। तो यह ध्यान में रखिएगा, भारत का जो संविधान है वह न ही लचीला है न ही कठोर है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत का संविधान, भारत का संविधान अंशतः कठोर, तथा अंशतः, यह हटा दीजिएगा, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। यह शब्द बार बार पूछता है मेरे साथियों। भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, इसका मतलब क्या है, यह पॉइंट लिख लीजिएगा। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान जटिल तथा, जटिल को कठोर भी बोलते हैं, जटिल तथा लचीला, लचीला का मिश्रण है, लचीला का मिश्रण है। यह पॉइंट को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो भारत का संविधान न ही कठोर है न ही लचीला है। तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, यदि यह पॉइंट इतना ही समाप्त हो गया, आज का जो सेशन है यह समाप्त हो गया है। बस एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना ज़्यादा हम लिख दिए हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, लचीला संविधान, यदि कोई आपसे पूछे कि लचीला संविधान का उदाहरण बताइए तो ब्रिटेन, और कठोर संविधान का उदाहरण बताइए तो यूएसए। क्यों है? क्योंकि साधारण कानून और संविधान संशोधन प्रक्रिया, यह जो दोनों को पारित करने का तरीका है यह अलग अलग है। उपयुक्त दोनों प्रक्रिया में जहां अंतर पाया जाता है उस देश का संविधान आपका क्या होता है, कठोर संविधान होता है। अब आइए देखते हैं भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान लचीला संविधान और कठोर संविधान को जब मिला देते हैं तब भारत का संविधान बन जाता है। दोनों को मिलाने पर भारत का संविधान बनता है। भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। यही पेपर में पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप इस लाइन को याद रखिएगा कि भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। और भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला का मतलब है जटिल तथा लचीला का मिश्रण रूप है। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मित्र इस चैनल पे अभी नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में